हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस जो कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट 1 में यानी कि पार्ट 1 में आधा थ्योरी देखे हैं। आज का इस वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। इसका जितना भी बचा हुआ था हमारे आसपास के पदार्थ में हम लोग अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखे थे कि जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि उसकी कणों के बीच जो है गति कंपन तेज होने लगता है, जिससे एक दूसरे से अलग होने लगता है और इस परिणाम स्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा देखे थे कि जब तापमान घटता है तो उनके कणों के बीच जो है गति धीमी हो जाती है और वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे कि द्रव से ठोस में बदल जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार तापमान पर अवस्था परिवर्तन का प्रभाव देखे। उसके बाद आज का इस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्यों स्थिर रहता है ना, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब बदलती है तो तापमान जो है वो कुछ समय के लिए स्थिर रहती है। क्यों, ऐसे क्यों होता है? ठीक है ना, तो आइए जानते हैं कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तब तापमान जो है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय दी गई ऊष्मा तापमान बढ़ाने में भी नहीं बल्कि कणों को एक दूसरे से अलग करने या जोड़ने में लगती है। या तो फिर वो तापमान कण को जोड़ रहा है या फिर तोड़ रहा है। इसी ऊष्मा को है ना अलग करने या जोड़ने में लगती है। इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि गुप्त ऊष्मा के तापमान क्यों स्थिर रहती है? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलती है तो। ठीक है ना, या तो जोड़ रही है या तो तोड़ रही है, तो उनके बीच जो है ऊष्मा रहती है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। अब हम लोग जानेंगे कि ये गुप्त ऊष्मा है क्या। ठीक है ना, इसको कि गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी पदार्थ को है ना उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यदि द्रव है तो उसको तापमान देते हैं तो वह क्या होता है? गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक, तापमान यानी कि 100 डिग्री पर जल क्वथनांक हो रहा है, उबल रहा है, उसको कितना भी तापमान बढ़ाते हैं 120 150, फिर भी वो तापमान नहीं बढ़ता है। किस कारण से? ये गुप्त ऊष्मा के कारण। ठीक है ना, इस ऊष्मा का काम होता है कि कणों के बीच जो कि बंधन होता है उन बंधनों को तोड़ना या फिर बनाना, ना कि तापमान बढ़ाना। उस कणों के बीच यानी कि द्रव के कणों के बीच क्या होता है? उसको तोड़ना होता है या फिर बनाना होता है ना, ना कि तापमान बढ़ाना। इसलिए इसे छिपी हुई यानी कि गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी लेटेंट हीट। अब होगा कि तापमान पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर तापमान परिवर्तन पर क्या प्रभाव हो रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने पर उसका दाब का क्या प्रभाव हो रहा है ना, दाब। तो देखते हैं कि जब किसी पदार्थ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसके कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, कम गतिशील हो जाते हैं और सघन अवस्था जैसे कि द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। यानी कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है? उनके कण पास पास आ जाते हैं और गतिशील हो जाते हैं और सघन अवस्था में हो जाती है, जैसे कि द्रव से ठोस। ठीक है ना, इसका उदाहरण भी हम लोग आगे देखेंगे। उदाहरण इसका लिया जाए कि गैस पर उच्च दाब डालकर उसे द्रव में बदला जा सकता है, जैसे कि एलपीजी, यानी कि हमारे घरों में जो गैस होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो किस रूप में होती है? द्रव के रूप में। लेकिन वो एक्चुअल में है क्या? गैस। तो गैस को उच्च दाब में डालकर उसको द्रव के स्टेज में है ना उसको सिलेंडर में भरी जाती है। तो इस प्रकार बर्फ पर दाब डालने से उसका गलनांक कम हो जाता है और वह जल्दी पिघलने लगती है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे घरों में सिलेंडर में गैस भरी होती है वो किस फॉर्म में होती है? द्रव के रूप में। क्यों? क्योंकि उसमें उच्च दाब डालकर उसको गैस को
द्रव में चेंज करके उसको सिलेंडर में डाला जाता है। तो ये है अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव था। उसके बाद इसका हर एक पॉइंट देखेंगे कि गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं, द्रव को ठोस में बदलना, है ना, दाब के स्टेज में, कि जब किसी गैस पर बहुत अधिक दाब डाला जाता है और साथ ही तापमान घटाया जाता है तो गैस द्रव में बदल जाती है। जैसे उदाहरण एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में एलपीजी को उच्च दाब पर द्रव में रखा जाता है। जैसे ही हम सिलेंडर खोलते हैं दाब घटता है और फिर से गैस में बदल जाती है। दाब लग के उसमें द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे ही हम गैस सिलेंडर को खोलते हैं और फिर से जो है वो गैस में बदल जाती है। तो इस प्रकार गैस को द्रव में क्या करते हैं, उच्च दाब डालकर उसको गैस को द्रव के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि गैस पर दाब बढ़ाने से वह द्रव में बदल जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि द्रव को ठोस में भी बदला जा सकता है क्या, उच्च दाब देकर। ठीक है, तो जब हम किसी द्रव पर दाब डालते हैं तो उसके कण जो है वो एक दूसरे के और नज़दीक आ जाते हैं, जिससे वह जल्दी ठोस में बदल सकते हैं। तो हाँ, द्रव को भी ठोस में बदला जा सकता है, फ्रीजिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको उच्च दाब डालकर। ठीक है, तीसरा है इसका बर्फ का पिघलना दाब के कारण, है ना, आइस मेल्टिंग अंडर प्रेशर। क्या है, यदि हम लोग बर्फ़ पर दबाव डालते हैं, जैसे कि स्केटिंग करते समय, ठीक है ना, बर्फ़ पर दबाव डालते हैं तो वह पिघलने लगती है, क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और वह कम तापमान पर भी पिघल जाती है। यानी कि दाब का प्रभाव गैस, द्रव और ठोस तीनों पर हो रहा है। जिस प्रकार हम लोग अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव देखे थे, है ना, तापमान का प्रभाव, उसी प्रकार से दाब का भी प्रभाव हो रहा है पदार्थ की अवस्थाओं पर। ठीक है, इसका और उदाहरण देखेंगे कि बर्फ पर स्केटिंग करते समय स्केट के ब्लेड बहुत कम सतह पर अधिक दाब बनाते हैं, जिससे जो है बर्फ तुरंत पिघलती है और फिसलन होती है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि दाब बढ़ने पर कुछ ठोस पदार्थ कम तापमान पर भी पिघल सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। ठीक है ना, वाष्पीकरण क्या है, द्रव ठोस द्रव गैस, है ना। वाष्पीकरण देखें कि जब कोई द्रव पदार्थ जैसे कि पानी अपनी सतह से गैस में धीरे धीरे बदलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। और यह समान तापमान पर भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि जो गीले कपड़े हमें, है ना, सूख जाते हैं, है ना, जब हम बर्फ़ सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है वो धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। यदि सूर्य नहीं भी हो फिर भी हमारे कपड़े कैसे सूख जाते हैं, इन सभी इस प्रकार के प्रश्नों को आगे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आपके अध्याय के बीच के भी प्रश्न हैं और अभ्यास के प्रश्न। तो ये सभी कारण जो है वाष्पीकरण का कारण होगा। और ये क्या होता है, अपनी सतह से गैस में धीरे धीरे बदलने लगता है, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे समुद्र, नदी के पानी धीरे धीरे वाष्पित होकर क्या होते हैं, वो संघनन कर लेते हैं और फिर वही वो बारिश के फॉर्म में जल चक्र होते रहता है। ठीक है, यह सतह पर होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है जो बिना उबाल के होती है। मतलब जरूरी नहीं कि पानी में क्वथनांक हो तभी वाष्पीकरण हो, यह वाष्पीकरण जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है जो बिना उबाल के भी धीरे धीरे होते रहता है। किसी द्रव के अणुओं में जो है वो लगातार गति होती है। इसको अच्छा से प्रैक्टिकल समझने के लिए आप क्या कहते हैं, 2 कटोरा में, है ना, पानी लीजिए बिल्कुल बराबर, एक कटोरे को धूप में रख दीजिए और एक को, है ना, अंदर छाया में रख दीजिए बंद कमरे में। तो आप देखिएगा कि वाष्पीकरण की दर जो है धूप वाली कटोरी में जल्दी जल वाष्पित हो जाती है, जबकि बंद कमरे में कम वाष्पशील होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका मतलब अच्छी तरह से आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कुछ अणुओं में ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ये तेज अणु सतह से बाहर निकलकर गैस में बदल जाते हैं, यही क्या है, वाष्पीकरण है।
है ना। तो इस प्रकार वाष्पीकरण को समझे। अब वाष्पीकरण से क्या क्या प्रभाव होता है, जैसे कि शीतलन, है ना। वाष्पीकरण से शीतलन कैसे होता है, जैसे कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, जब पसीने आते हैं तो हमें शीतलन महसूस होती है, घड़े के पानी क्यों ठंडा होती है ना। तो इस प्रकार का इसका प्रश्न है। तो जब कोई अणु द्रव से बाहर निकलता है तो वह ऊष्मा अपने साथ ले जाते हैं। कहने का मतलब जब वाष्पीकृत होता है द्रव, जब है ना वाष्पित होता है, तो वह जब बाहर निकलता है तो जो उसका ऊष्मा है तो वो अपने साथ ले जाता है। इससे बचे हुए द्रव की औसत ऊर्जा घट जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। अपने साथ ले जाती है, जिससे उसका क्या हो गया, तापमान कम हो जाता है। और यही कारण है कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। जब वो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है तो वहाँ का वातावरण आसपास को क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, शीतलन महसूस होती है। जैसे कि पसीना आना और ठंड लगना। गर्मी में शरीर से पसीना छोड़ता है और वह पसीना त्वचा की सतह से वाष्पित होता है। वाष्पन के लिए ऊष्मा त्वचा से ली जाती है, जिससे त्वचा को ठंडक महसूस करती है। फिर वो ऊष्मा ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि वाष्पित हो जाती है। फिर वो वाष्पित करने के लिए फिर से तैयार होती है, यानी कि इससे जो है त्वचा ठंडा महसूस होती है, क्योंकि वो अपने आसपास के वातावरण को अपने साथ ऊष्मा को ले जाती है और वहाँ का वातावरण जो है वो ठंडक महसूस करती है। ठीक है ना। तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण था। फिर है गर्मियों में भीगे कपड़े सुखाना। कैसे सूख जाते हैं गर्मियों में भीगे कपड़ा, हवा में रखे कपड़ों को पानी के अणु धीरे धीरे जो है वो उड़ जाते हैं, यानी कि उड़ जाने का मतलब वाष्पित हो जाते हैं। यह वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है। आसपास की गर्मी का उपयोग होता है, इसलिए ठंडा भी लगता है, वाष्पित होते जाता है और वहाँ के वातावरण जो है वो ठंडा होते रहता है ना, इसलिए ठंडा भी लगता है वाष्पीकरण से। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, यानी कि वाष्पीकरण की दर को बढ़ना या घटना किस कारण पर निर्भर होगा। तो इसका कुछ कारण है और इसका प्रभाव भी देखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। तो इसका पहला कारक देखेंगे सतह क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। कहने के मतलब सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण की क्रिया भी उतनी तेजी से होगी, है ना। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर भी होगा कि चूंकि सतही क्षेत्रफल पर क्या होगा, उसकी वाष्पीकरण तेज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो चाय या गर्म चाय या फिर दूध जल्दी ठंडा होगी, क्योंकि ज़्यादा वाष्पीकरण की देर हो रही है ना। तो सतही क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये इसका प्रभाव था। दूसरा था इसका प्रभाव तापमान पर। तापमान पर क्या है कि तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर भी जो है वो अधिक होगा, है ना। जितना तापमान होगा उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। फिर है तीसरा इसका हवा की गति। हवा की गति क्या है, हवा की गति ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है, यानी कि तापमान, सतही क्षेत्रफल, तापमान और हवा की गति, इन तीनों पर यदि ये तीनों ज़्यादा है तो इसका वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कारक देखे थे। अब इसका कुछ फिर है आर्द्रता, है ना। चौथा है आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। इसमें क्या है, वातावरण में नमी ज़्यादा हो तो वाष्पीकरण धीमी होगा, क्योंकि नमी से क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया धीमी होगी, कम होगी। तो ये चौथा था। और एक लास्ट आपका टॉपिक है ना, ऊर्ध्वपातन क्रिया, इनकी सब्लिमेशन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है, यानी कि ठोस पदार्थ को द्रव में चेंज किए बिना गैस में बदल जाते हैं, है ना। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। यह एक विशेष प्रकार का अवस्था परिवर्तन है।
जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि उत्पादन का क्या क्या है कि जो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में चेंज हो रही है। तो इसका पहला उदाहरण होगा कपूर, दूसरा है नेफ्थलीन, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा है सूखा बर्फ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, है ना। तो ये सूखी बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो कपूर है ना ठोस के रूप में रहता है जिसको कपड़ों वगैरह में दिया जाता है, ये अपने आप जो है वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ठोस से सीधे गैस में, क्या बिना द्रव अवस्था में चेंज किए। तो सूखी बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं कि जब इसे हाथ में रखते हैं या खुले में छोड़ते हैं तो यह सीधे गैस में बन जाते हैं। यह प्रक्रिया तेजी से ऊष्मा सोखती है, इसलिए आसपास में धुआं जैसा बनता है और हमें ठंड लगती है। इसका उदाहरण हम लोग आजकल जो शादी पार्टी में वगैरह देख सकते हैं कि धुआं का जो है ना दिखाया जाता है, तो ये वास्तव में सूखी बर्फ ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जो कि धुआं के रूप में उसको धुआं जैसा गैस बनता है और आसपास के वातावरण को धुआं जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये थी सूखी बर्फ ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अब इसका एक और देखेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था देखें, ठोस, द्रव एवं गैस। इसकी चौथी अवस्था देखेंगे प्लाज्मा अवस्था। ठीक है ना, प्लाज्मा अवस्था क्या है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था है और यह अवस्था अत्यधिक आयनीकृत है ना, आयनीकृत और अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित गैसीय अवस्था के रूप में पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा अवस्था किस रूप में पाई जाती है? तो गैस के रूप में। क्यों? इसमें अत्यधिक आयनीकृत होती है और अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित गैसीय अवस्था के रूप में पाई जाती है। और इसका उपयोग यानी कि प्लाज्मा अवस्था का यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका होगा कि प्रतिदीप्त ट्यूब यानी कि फ्लोरेंस ट्यूब में और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में। और इस प्रतिदीप्त ट्यूब में जो है वो हीलियम गैस भरी होती। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें उस प्रकार की जो बल्ब होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस, है ना। तो प्लाज्मा अवस्था किस में यूज किया जाता है? प्रतिदीप्त ट्यूब में, नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है और इसमें जो है वो हीलियम गैस भरी होती है। तो ये प्लाज्मा अवस्था थी। और पांचवी पदार्थ की 5वीं अवस्था है BEC यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5वां अवस्था है जो 1920 में सत्येंद्र नाथ बॉस ने अति निम्न घनत्व वाली गैस को अति शीतलित करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो निम्न घनत्व वाली गैस है उसी को क्या किया? अति शीतलित सुपर कॉइल्ड करके प्राप्त किया जाए और इस अवस्था को बॉस आइंस्टीन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार पदार्थ की तीसरी अवस्था का हम लोग डिटेल देखें। चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में जानना था कि ये चौथी अवस्था क्या है और 5वीं अवस्था क्या है। तो इस प्रकार जो है अध्याय 1 यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ के कंप्लीट जो है इसका थ्योरी देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी NCERT का टॉपिक था उन सभी टॉपिक को जो है कवर किए हैं, है ना। आपका हर टॉपिक इस नोट्स से बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर है उसको लेकर आऊँगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभ्यास में भी कितना प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में लेकर आएंगे, अध्याय के बीच या फिर अभ्यास का प्रश्न उत्तर। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी और ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि इसके प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।